हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग हिस्ट्री को कर रहे थे। तो हिस्ट्री में आज है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो क्या है, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि कुछ लोग कैसे शासक बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। राजा पहले कैसे बनते थे, तो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा बना जाता था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो राजा बनने के लिए क्या किया जाता था कि एक घोड़ा को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को अगर किसी दूसरे राजा ने पकड़ा तो इस वाले राजा को जो अश्वमेध कर रहे यज्ञ राजा से लड़ाई करना पड़ता था और युद्ध में हराना पड़ता था। अगर ये राजा जो इस घोड़े को जाने देता था, नहीं छोड़ता था, तो इसका मतलब ये है कि अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा है राजा, जिसने घोड़े को छोड़ा है, वो राजा सबसे शक्तिशाली है और वह शक्तिशाली राजा घोषित होता था। और इस यज्ञ में उन्हीं राजाओं को आमंत्रित किया जाता था और पुरोहितों द्वारा इस यज्ञ को पूरा किया जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे। यज्ञ में जितने भी राजा आते थे, सभी अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए कुछ न कुछ उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा का गुणगान या बखान करता था। जो क्या है कि राजा जो यह यज्ञ करता था, तो वो जो जिसमें बैठ के यज्ञ करता था उसको राज सिंहासन कहा जाता था। और राज सिंहासन किसका बना होता था? बाघ की खाल का बना होता था, जिसमें वो बैठ के यज्ञ करता था। और युद्ध में राजा के सारथी मतलब होता है जो गाड़ी को चलाता है, रथ को जो चलाता है, उसकी को कहता है सारथी। तो राजा का गाड़ी को, राजा का जो रथ था उसको कौन चलाता था? तो सारथी। तो सारथी राजा के साथ एनी टाइम, हर टाइम रहता था। तो वही जो होता था उसका सहचर होता था, मतलब उसके गुणों का बखान करता था। वही इसमें बताया गया है। इसको याद रखना है कि राजा का जो सारथी था उसके सहचर होता था और उसका जो बखान करता था तो सारथी ही करता था। इसी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो सारथी जो था उसके विजयों और गुणगानों का बखान करता था। अब सारथी उनके साथ होता है तो उनको तो नेगेटिव नहीं दिखा सकता है, तो राजा का हमेशा वो गुणगान ही करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखने भर से ही था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो वैश्य जाति के लोग होते थे उनको शूद्र माना जाता था। तो कभी कभी होता था कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता था। उसके बाद है वर्ण। वर्ण क्या है कि उस टाइम जो था तो समाज में जो था 4 सामाजिक वर्ग था। इसको याद रखना है। 4 सामाजिक वर्ग में कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे उच्च जाति का जो था ब्राह्मण था, जो पूजा पाठ करता था। उसके क्षत्रिय था जो युद्ध के क्षेत्र में काम करता था, और वैश्य जो था ये सेनापति के रूप में काम करता था, और ये शूद्र जो था इन तीनों को सेवा प्रदान करता था। तो सबसे निचली जाति का जो माना जाता था उस टाइम में शूद्र को माना जाता था, और यही शूद्र को ही जो है कभी कभी बड़े बड़े कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता था। ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम था खेती, पशुपालन तथा व्यापार। शूद्रों का काम था इन तीनों वर्गों की सेवा करना। तो इस जो पॉइंट को है अच्छे से पढ़ लेना है और याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। उसके बाद है एक यहाँ पर चित्रित धूसर को दिखाया गया है। इस तरह के पात्र ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती है। यह पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने किया जाता था। तो इस पात्र को देख सकते हैं, यही है वो पात्र। उसके बाद है जनपद। इसको पढ़ना ही भी इम्पोर्टेंट है। महायज्ञों को करने वाले राजा जब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। महायज्ञों को जो राजा करते थे अब वो जो है राजा नहीं होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद चित्र में दिखाए गए हैं। उसके बाद पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीरा खेरा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वही चावल,
गेहूँ, धान, जौ, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसलों को उगाते थे। उसके बाद लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी होती थी। यह आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृतियों में मिलता था। इन सब चीज़ों को, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। उसके बाद जो एग्जाम से 1 महीने पहले उन नोट को देखना है और जाना है। क्वेश्चन 100% इन सब चीज़ों से आते हैं। सीटेट NCERT छोड़ के कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, जो मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों ने एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इन सारी चीज़ों को देखना है आप लोगों को। उसके बाद है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों और उन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। तो कुछ राजाओं का मानना था कि ऊंची और जो विशाल दीवारें बनाते थे, तो ये अपना प्रभुत्व को दिखाने के लिए कि हम कितना समृद्ध है, प्रभुत्व शक्तिशाली है। और कुछ राजा जो है दूसरे लोगों के आक्रमण के डर से इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाती थे। 2 तरह का मत दिया गया है। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया, जिनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो देखिए कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, देखिए कितना ईंट इसमें लगा होगा। उसके बाद कौशाम्बी किले की दीवार। ये जो है कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट के दीवार का अवशेष, इसके एक भाग का निर्माण है। संभवतः 2500 साल पहले का यह चित्र है। इसका जो निर्माण हुआ होगा 2500 साल पहले हुआ होगा। देखने में ये सब कितना मजबूत लग रहा है, देख सकते हैं। तो ये राजा के प्रभुत्व को बताता था कि राजा कितना शक्तिशाली है, या फिर दूसरे राजाओं के आक्रमण के डर से इतना बड़ा बड़ा दीवार बनाया जाता था। इन सब चीज़ों को याद रखना है। सीटेट इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन करती है। सीटेट के लिए कंटेंट बहुत है, बहुत सारे कंटेंट है मार्केट में अवेलेबल, पर उतने चीज़ को पढ़ना पॉसिबल तो नहीं है। तो आप लोगों को NCERT ही पढ़ना है। NCERT के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं एग्ज़ाम दी हूँ, मुझे जो अपना एक्सपीरियंस है बता रही हूँ। बहुत क्वेश्चन जो है कि NCERT से ही आती है, मतलब समझ लीजिए 90% जो क्वेश्चन है NCERT से ही आती है, और 10% जो है वो इधर उधर से। NCERT का ही कंटेंट होता है, आप लोग को NCERT ही पढ़ना है। अब जो है राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, तो अध्याय 8 में भी पढ़ना है। उसके बाद कर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैक्स, कर। तो क्या बताया गया है कर में? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़े बड़े सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो किस पे कर था? फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालक को जानवरों या उसके उत्पादक के रूप में लगाया गया कर, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखिरकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। ये सारे कर के रूप हैं। तो आपको सीटेट में कथन और कारण वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के कर लगाए, तो ये सारे जो है हूबहू आपको पूछ लिए जाएंगे, ये सारे सेंटेंस। उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, NCERT पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा कोई बिना NCERT पढ़े इन सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकता है। कृषि में परिवर्तन। कृषि में क्या परिवर्तन आया? इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कदार उपजाने के बजाय धान के पौधा तैयार कर उसका रोपण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे और इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो पहले जो लकड़ी का हल प्रयोग किया जाता था, तो उसके बाद हुआ कि लोहे का उपयोग शुरू हुआ। तो लोहे के हल से जो मिट्टी है ज़्यादा खुदाई मिट्टी की होने लगी, जिससे उसकी उर्वरकता शक्ति ज़्यादा बढ़ गई। और जो पौधे हैं, जो धान का रोपण होता था, तो पहले बीज छिड़क दिया जाता था। अब जो धान का रोपण है तो उसको पौधे के रूप में लगाया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ? ज़्यादा पैदावार होने लगी, ज़्यादा उपज होने लगी। उसके बाद आगे क्या है? मगध। सूक्ष्म निरीक्षण में मगध को पढ़ते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती हैं। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।
मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा, ऐसी खदानें हुई, मजबूत औजार और हथियार बनने लगे। यह बहुत ही उपयोगी थे। मगध में जो था शक्तिशाली शासक कौन था? मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, जिसमें है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण और क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। उसके बाद बज्जी को देखते हैं। बज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे और उसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा के विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर यह बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्री या दास तथा कामकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इन सारी चीज़ों की याद रखने से सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे अजातशत्रु के बारे में बताया गया है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या पता एग्जाम में आ सकती है, तो आप लोग इस सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उन राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को याद करना है। इसमें से जो उपयोगी शब्द है उसको देख लेते हैं। उपयोगी शब्द में है राजा, अश्वमेध यज्ञ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधारोपण, गण अथवा संघ। इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है कि अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब क्या होता है, जनपद मतलब क्या होता है, महाजनपद मतलब क्या होता है, किलेबंदी मतलब क्या होता है, सेना, कर, पौधारोपण का मतलब क्या होता है। तो ये उपयोगी शब्द जो है ऐसे ही नहीं दिया जाता है चैप्टर के पीछे, इन सारी चीज़ों से ही सीटेट क्वेश्चन करती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है कि इसके बारे में चैप्टर में क्या बताया गया है। उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोग को बनाना होगा कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को अपने राजा से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था कि नहीं जाता था। ये सारे चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल इजीली बन जाएगा। तो इन सारे तिथियों को भी याद रखना है, जो तिथियों से भी क्वेश्चन करती है सीटेट। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है। तो इस तरह पूरा चैप्टर में पढ़ाई, और आप लोगों को अगर समझ में आया है, अगर थोड़ी सी भी बेनिफिट हो रही है आप लोगों को मेरे पढ़ाने से, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। और कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।